गैस वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे बॉयलर इंजीनियरिंग वाइवा ए बी क्लास से रिलेटेड जो है हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे जो सिलेक्टेड वाइवा के क्वेश्चंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है कि हाई प्रेशर बॉयलर के फ़ायदे बयान करें। हाई प्रेशर बॉयलर के एडवांटेजेस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। तो पानी की वेलोसिटी ज़्यादा होने की ये जो हमारे क्या कहते हैं हाई प्रेशर बॉयलर हैं, ये जो हैं कॉमनली ज़्यादातर ये वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं, बल्कि होते ही वाटर ट्यूब बॉयलर। जो हाई प्रेशर बॉयलर हैं वो वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं और फायर ट्यूब बॉयलर जो हैं वो लो प्रेशर बॉयलर होते हैं। तो पानी की वेलोसिटी जो है हाई प्रेशर बॉयलर में ज़्यादा रखी जाती है। तो पानी की वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से हाई प्रेशर बॉयलर में एक तो स्केलिंग नहीं होती, स्केल जमता नहीं है, क्योंकि पानी की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना कम स्केल जो है वो स्टिक होगा, ट्यूबों के साथ कांटेक्ट में रहेगा और रुकेगा नहीं। तो हाई वेलोसिटी होने की वजह से हाई प्रेशर बॉयलर में क्या होता है, स्केल नहीं बनता, हीटिंग सरफेस एक जैसी गर्म होती है और एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के प्रॉब्लम नहीं होते। यानी कि क्योंकि वाटर ट्यूब बॉयलर में जो पानी है वो ट्यूबों में होता है और इसकी जो हीटिंग है वो इवन हीटिंग होती है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हीटिंग, यानी अनइवन हीटिंग नहीं होती, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। तो इसकी एक तो हीटिंग एक जैसी होती है, जिसकी वजह से एक तो स्ट्रेस उसमें बहुत कम पैदा होते हैं, और जब स्ट्रेस नहीं पैदा होंगे तो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के प्रॉब्लम भी जो है उसमें कम आते हैं। उसके अलावा ट्यूबों का वज़न कम होता है। ये वाटर ट्यूब बॉयलर जो भी होते हैं हाई प्रेशर बॉयलर, उनमें हल्की जो है वो ट्यूबें लगाई जाती हैं, हल्के वज़न की ट्यूबें लगाई जाती हैं, जिसकी वजह से उसका जो हीट ट्रांसफ़र रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। और उसके अलावा इसमें लीकेजेस के चांसेस बहुत कम होते हैं, और उसके अलावा थर्मल स्ट्रेसेस कम होते हैं। हीटिंग सरफेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से स्टीम जल्दी पैदा हो जाती है। अच्छा, इसका जो स्टार्टअप है ना वो क्विक होता है बनस्पत। जो फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं उनका स्टार्टअप बहुत जो है वो लेट होता है, लेकिन जो फायर ट्यूब बॉयलर है उनका स्टार्टअप जो है वो क्विक होता है। इनकी हीटिंग सरफेस ज़्यादा होती है, इसलिए स्टार्टअप भी जल्दी हो जाता है और स्टीम जल्दी पैदा कर देता है। ये लोड की कमी पेशी को अच्छी तरह हैंडल कर सकता है। यानी कि अगर आपकी लोड वेरिएशन आती है, लेट्स सपोज कि कहीं पे आपकी स्टीम की डिमांड बढ़ गई है, पीछे प्रेशर कम हो गया है या स्टीम की डिमांड कम हो गई है, तो ये उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो हैंडल कर लेता है। क्योंकि एक तो इसमें आपका ट्यूबों में के अंदर पानी होता है, और उसके अलावा जो है इसमें वेलोसिटी जो है वो प्रॉपर होती है, स्टीम जनरेशन प्रॉपर होती है, हीटिंग प्रॉपर होती है, और उसके अलावा इसका स्टार्टअप जल्दी हो जाता है। पावर प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, और बिजली की जो कॉस्ट होती है, यानी कि ओवरऑल जो है हमारे पावर प्लांट में एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं और हमारी जो टोटल कॉस्ट होती है उसको ये कम करते हैं। उसके अलावा दूसरा सवाल है कि बॉयलर में फ्लू गैसेस की वेलोसिटी कितनी रखी जाती है। तो शुरू में जो पल्वराइज फ्यूल था, ये अब इस्माइल अवध की जो बुक है थर्ड पार्ट, उसमें भी आप इस जवाब को देख सकते हैं। शुरू में जो पल्वराइज कोल थे उसमें जो वेलोसिटी रखी जाती थी वो 23 से 24.5 मीटर फ़ी सेकंड रखी जाती है, मीटर पर सेकंड रखी जाती थी। लेकिन अब 20 मीटर फ़ी सेकंड तक ले आए हैं, ताकि इरोजन रेट कम से कम हो। देखें, अगर आप वेलोसिटी को बढ़ा देंगे तो, क्योंकि वेलोसिटी जब बढ़ेगी तो जो फ्लू गैसेस में मौजूद डस्ट पार्टिकल हैं वो भी तेज़ी से मूव करेंगे। जब वो तेज़ी से मूव करेंगे तो जब वो किसी भी मेटल की सरफेस के साथ रगड़ खाएंगे, टकराएंगे, तो उसमें उसको रगड़ देंगे, उसको घिसा देंगे, जिसको हम कहते हैं कि इरोजन हो जाती है। तो वेलोसिटी हमने बहुत ज़्यादा भी नहीं रखनी होती और बहुत कम भी नहीं रखनी होती। अगर बहुत कम रखेंगे तो हमारा ड्राफ्ट जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो वेलोसिटी जो है पहले 23 रखी जाती थी पल्वराइज फ्यूल में, लेकिन अब जो है वो 20 तक ले आए हैं, क्योंकि इरोजन की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ गए थे। अच्छा, और जहाँ पे जो है हमारी फ्लू गैसेस में डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा हों, या ऐसे पार्टिकल बहुत ज़्यादा हों, सॉलिड पार्टिकल जो कि जो रगड़ का बायस बने, तो वहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 15 मीटर फ़ी सेकंड से भी कम रखी जाती है। और अमूमन फ्लू गैसेस की वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर फ़ी सेकंड से 15 मीटर फ़ी सेकंड के दरमियान में रखी जाती है। नॉर्मली जो हमारे फ्लू गैसेस की वेलोसिटी की रेंज होती है वो 5 से 15 मीटर पर सेकंड रखी जाती है। उसके अलावा इरोजन क्या होती है, इरोजन को देख लेते हैं। फ्लू गैसेस में जो डस्ट पार्टिकल, इरोजन बेसिकली देखा जाए तो एक मैकेनिकल फिनोमिना है। बनस्पत इसके, जैसे हम क्रोयन कहते हैं, क्रोयन एक केमिकल फिनोमिना है। तो फ्लू गैसेस में जो डस्ट पार्टिकल और दूसरे जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं
जब वो ट्यूबों के साथ टकराते हैं तो क्या होता है कि उसमें रगड़ पैदा होती है, रगड़ की वजह से वो ट्यूबें घिस जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये इरोड हो गई हैं ट्यूबें। इसी तरह अगर वाटर साइड पे देखा जाए तो वाटर साइड पे भी ट्यूबें घिसती हैं पानी की वेलोसिटी की वजह से। जब पानी मूव करता है ट्यूबों के अंदर, ख़ास तौर पे जहाँ पे कोई एल्बो होती है, जहाँ पे कोई टर्न आता है, तो वहाँ पे जब पानी बहुत स्पीड के साथ गुजरता है तो वाटर साइड से भी इरोजन होती है और फ्लू साइड दोनों से इरोजन होती है। और उसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन है कि फाउलिंग और स्लैगिंग क्या होती है। फर्नेस ट्यूब की सतह पर अनजले या जले हुए मादों का जम जाना, यानी कि जो फर्नेस की ट्यूबें होती हैं उसके ऊपर जब हम कंबस्शन होती है तो उसमें से कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो बाज़ औक़ात नहीं बर्न हो पाते, या बर्न होने के बाद उसमें से जो ऐश उड़ती है वो क्या होती है, वो जाके फर्नेस की ट्यूबों के ऊपर जम जाती है, क्योंकि वो हाई हीट जोन होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे क्या कि जम जाती है। उसको हम कहते हैं कि स्लैगिंग है। और अगर फ्यूल में सोडियम सल्फेट Na2SO4 मौजूद हो, कम दर्जा हरारत वाली जगह पर लिक्विड शक्ल इख्तियार कर लेता है और कंडेंस होकर फाउलिंग का सबब बनता है। दो चीज़ें हो गई, एक तो हमारी फर्नेस में जले अनजले मादे जब फर्नेस की ट्यूबों के ऊपर जम जाते हैं उसको स्लैगिंग कहते हैं। लेकिन अगर हमारे फ्यूल में मौजूद हो सोडियम सल्फेट Na2SO4, जब वो जाता है जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, कम टेम्परेचर वाली जगह पे, ज़ाहिर बात है फ्यूल के साथ आ रहा है तो वो फ्लू गैसेस के साथ ट्रैवल करेगा, तो जहाँ पे भी टेम्परेचर कम मिलेगा उसको आखिरी पास में, तो वहाँ पे क्या होता है, ये लिक्विड शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से इस फॉलिंग का बास बनता है, या इसको हम फॉलिंग कहते हैं। ये आज के थे हमारे चंद इम्पोर्टेंट सवाल जो कि हमने डिस्कस किए। ये सवाल जो है वो बॉयलर वावा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो पूछा जाता है, जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है स्टीम टरबाइन के हवाले से और थर्मोडायनेमिक्स के हवाले से, वो है रैंकाइन साइकिल या रैंकाइन सिस्टम क्या होता है। अच्छा जी, रैंकाइन साइकिल या रैंकाइन सिस्टम को समझना बहुत ही आसान है। इसके अगर आपको कंपोनेंट का पता हो तो इसको समझना बिल्कुल ही आसान है। रैंकाइन साइकिल के कंपोनेंट में आपके पास बॉयलर होता है जिससे स्टीम प्रोड्यूस होती है। उसके बाद वो स्टीम जो है टरबाइन में जाती है, टरबाइन को चलाती है। टरबाइन को चलाने के बाद वो स्टीम कंडेंस होने के लिए कंडेंसर में जाती है, जिसमें वो दोबारा जो है वो पानी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। उसके बाद इस पानी को ट्रांसफ़र करने के लिए पंप इस्तेमाल किए जाते हैं कि जो कि दोबारा वापस इस कंडेंसेट को बॉयलर में भेज देते हैं। इस पूरे साइकिल को जो है हम रैंकाइन साइकिल कहते हैं। किसी भी यूनिट में बॉयलर के ज़रिए स्टीम पैदा की जाती है और ये पैदाशुदा स्टीम प्रोसेस या स्टीम टरबाइन को दी जाती है। यानी कि आप बॉयलर में स्टीम पैदा करें, स्टीम टरबाइन को दें, उससे स्टीम टरबाइन चलाएं, फिर उसके बाद वो कंडेंस होकर कंडेंसर में जाएगा। उसके बाद जो है आपके जो पंप है उसको दोबारा बॉयलर में भेज देंगे। तो ये पूरा जो साइकिल है, पूरा जो प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं ये रैंकाइन साइकिल या रैंकाइन सिस्टम है। और इस साइकिल या सिस्टम के ऊपर हमारी जो है वो स्टीम टरबाइन काम करती है। बाकी रैंकाइन साइकिल की थ्योरी बहुत ज़्यादा है, जिसमें इसकी TS डायग्राम है, इसकी PV डायग्राम है और इसकी मज़ीद डिटेल है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे इतनी डिटेल पूछी जाएगी। अगर अब पूछा जाए तो सिंपली आप यही बता देना, मेरे ख्याल से यही इनफ है। अगर मज़ीद कोई इसकी डिटेल पूछता है तो रैंकाइन साइकिल की मैंने डिटेल वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। हाई प्रेशर बॉयलर के एडवांटेजेस वो भी मेरे चैनल पे अलग से वीडियो पड़ी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जिसमें हम मज़ीद कुछ सवाल डिस्कस करेंगे।